हमने ये सीख लिया था कि स्पीड और वेलोसिटी कब एवरेज निकलते हैं, कब इंस्टेंटेनियस निकलता है। इंस्टेंटेनियस में हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ओके भाई। फिर हमने एक्सेलरेशन के बारे में भी बात कर लिया था कि एक्सेलरेशन क्या है, कैसे काम करता है, और कब इंस्टेंटेनियस निकलता है, कब एवरेज निकलता है। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? कोई डाउट या कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताओ। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो आज हम बात करेंगे काइनेमैटिक्स में ग्राफ के बारे में। ग्राफ से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। तो ग्राफ को समझेंगे, और ग्राफ को समझने के बाद आपके लिए कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करना है। नहीं नहीं, रिकॉर्डेड सेशंस आप ऑनलाइन देख सकते हैं यहाँ पे। ओके। बाकी डाउनलोड वगैरह का जो है वो आप टीम से पूछ लो भाई, अगर होता होगा तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, चलो। काइनेमेटिक्स क्लास 2 से पहले लास्ट क्लास का होमवर्क करो जल्दी से। आपको गृह कार्य दिया गया था, क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए फटाफट। विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है, तो बताइए। इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। ओके, एक आंसर आया, बाकी लोग जल्दी से बताओ भाई। इतना समय लोगे? ये ही नहीं होगा घर पे। सारे के सारे ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, लाइन से सबका एक आ रहा है। अच्छा चलो देखते हैं। कह रहा है कि विस्थापन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के। हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, के टी स्क्वायर। ठीक है। अब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2 kT प्लस, ओके बस अब कुछ नहीं। ठीक है, 2 kT आपका आ जाएगा सिंपल सा। अब जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 2 k। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या, के तो पहले से ही कांस्टेंट था, तो एक्सेलरेशन भी आपका कांस्टेंट हो गया। और वेलोसिटी यहाँ पे टाइम के साथ वेरी कर रही है, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है। तो पूछा क्या गया है? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। लो, गलत हो गया। हाँ भाई, आता हुआ क्वेश्चन गलत करा है पेपर में। क्यों? क्योंकि पढ़ नहीं रहे हो ना ढंग से। पहले एक्सेलरेशन लिखा है, बाद में वेलोसिटी लिखी है। पहले एक्सेलरेशन लिखा है तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी बाद में लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए सबने चूज कर लिया है। ऐसे ही गलतियां पेपर में करके आते हो। क्वेश्चन पढ़ा तो करो, पहले एक्सेलरेशन है बाद में वेलोसिटी है, तो पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी जाएगी जो कि कांस्टेंट है, बाद में वेलोसिटी का लिखा जाएगा जो कि टाइम के साथ इंक्रीजिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भाई क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए, ऐसे छोटी छोटी गलतियां करोगे तो हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ। ओके, रमन अनुज सही आंसर है। बाकी लोग? अंश, वंशिका चौधरी। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भाई विस्थापन पूछा है ना, तो आधा चक्कर लगाया है, ए से बी गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि है डायमीटर। बस आंसर हो गया 2r, r प्लस आर 2r। हो गया सिंपल सा। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई। एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन आपको ये दिया गया है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाना है कि क्या बनेगा यहाँ से।
एक्सेलरेशन ये रहा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको प्रिपेयर कर लो अच्छे से। ये नहीं आया? अच्छा भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक तो आपको दिया गया है भैया बी टी स्क्वायर, ठीक है, जहां पर आपको निकालना है क्या, विस्थापन निकालना है। तो आपको पता है भैया, जब विस्थापन से त्वरण निकालते हैं तो 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। अब जब त्वरण से विस्थापन निकालना है तो 2 बार क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ना। कॉमन सेंस की बात है, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो एक बार जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या बनेगा, एक का इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी बन जाएगा, बन जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी है। तो बी तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करोगे तो भैया टी क्यूब बाय 3, और साथ में एक कांस्टेंट C1 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। एक बार और इंटीग्रेशन करिए इसका, एक बार और करेंगे तभी तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार और किया तो बन गया डिस्प्लेसमेंट, ये बन गया आपका 1/12 बी टी की पावर 4, ठीक है, प्लस ये बन गया C1। ओके, टी के रेस्पेक्ट में कर, तो C1 क्या है, कांस्टेंट, और आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दे रखी है u, जो कि कांस्टेंट है। तो S बराबर क्या बन गया, C1 की जगह हम लिख सकते हैं ut प्लस 1/12 बी टी की पावर 4। ये आपका आ गया विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना था, 2 लाइन का सॉल्यूशन है इसका, देखिए कितना आसान है। त्वरण दिया जाए तो वेग निकालने के लिए एक बार इंटीग्रेशन करिए, विस्थापन निकालने के लिए त्वरण को 2 बार इंटीग्रेट करिए। विस्थापन आ गया, इक्वेशन आ गई, आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सा। क्लियर भाई, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया सभी को? ओके, तो अब आते हैं भाई ग्राफ के पास। देखो भाई, ग्राफ की अगर बात की जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 ग्राफ पे ध्यान देना होता है। कौन कौन सा? पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम यानी कि दूरी समय ग्राफ। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब विस्थापन समय ग्राफ। और तीसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब वेग समय ग्राफ। ये 3 ग्राफ आप अच्छे से पढ़ लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, और खासकर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन आने के चांसेस वहीं से ज्यादा रहते हैं। बाकी सारे ग्राफ का नोट्स हमने यहाँ आपको दे दिया, इसको आप घर पे पढ़ना, हम समझाते हैं उसको समझिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि दूरी समय ग्राफ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। भाई दूरी समय ग्राफ के बारे में अगर देखा जाए तो आपको सिंपल सा एक चीज यहाँ पर देखनी है। दूरी और समय के जब कभी भी ग्राफ बनाते हैं, चाहे जैसा ग्राफ बनाए, तो आपने कोऑर्डिनेट थोड़ा बहुत तो मैथ में पढ़ा ही होगा अच्छे से, तो उसको ध्यान करिएगा कि जब कभी भी 2 एक्सिस को लेकर ग्राफ बनाया जाता था, खासकर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेकर, आप कोई भी ग्राफ खींचते थे, मान लो हमने ऐसे ग्राफ बना लिया, तो उसकी जो वैल्यूज आती थी वो क्या होती थी, इसको हम लोग x1 मानते थे, इसको x2, इस पॉइंट को y1 और इसको y2, और यहाँ पर निकलता था डेल्टा x कॉमा डेल्टा y का फॉर्मेशन, जहां पर आप इसको स्लोप जो होता था वो थीटा एंगल बनाता था, तो उसको हम लोग tan थीटा कंसीडर करते थे।
लेंथ अपॉन बेस tan थीटा बराबर, जिसको हम लोग m भी दिखाते थे कोऑर्डिनेट में, जो क्या होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आ रहा है भाई? स्लोप जो ग्राफ का बनता था वो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से निकलता था। याद आ रहा है? कोऑर्डिनेट मैथ में आपने पढ़ा है ये सारी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट, है ना? हाँ, तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी यूज होंगी बिल्कुल आसानी से। ठीक है, आप देखिए जब हम डिस्टेंस टाइप ग्राफ बनाएंगे तो रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको जनरली हम लोग टाइम को हॉरिजॉन्टल में लेते हैं और डिस्टेंस को वर्टिकल में लेते हैं जनरली, लेकिन एग्जाम में कभी कभी घुमा भी देता है, तो रटना मत बैठे दें। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपने ग्राफ बनाया ऐसे, तो ये तो ओरिजिन है और ये आपका टाइम है। तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा थीटा एंगल के साथ, जो स्लोप आएगा वो क्या होगा? वो होगा d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। तो भाई डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, तो ऊपर है दूरी नीचे है समय, तो दूरी बटे समय क्या बताता है? स्पीड। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? वो देता है स्पीड के बारे में। पहला पॉइंट ये समझ में आया कि स्लोप जो बनता है वो हमेशा स्पीड के बारे में बताता है। कब? जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचते हो तब। ये तो हमने ग्राफ बनाना सीख लिया कि ऐसे बनता है। अब आते हैं इस ग्राफ की रीडिंग को थोड़ा सा समझना, कि ग्राफ देखकर पहचाने कि स्पीड है कैसी। तो हमेशा याद रखिएगा पहली बात, जब कभी भी स्लोप स्ट्रेट लाइन बनता है तो इसका मतलब है जो भी चीज वो बता रहा है वो हमेशा कांस्टेंट आती है। जैसे मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया और मैंने उसको ओम का नियम आपने पढ़ा है ना, सेम वैसे ही ऐसा स्लोप बनाया है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन स्लोप जब कभी भी हम बनाते हैं यहाँ पर स्पीड क्या आ जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू को शो करता है। तो यहाँ पर स्पीड है इसलिए कांस्टेंट स्पीड। एक समान चाल, इसे क्या कह सकते हैं इस ग्राफ को देखकर? कि जो वस्तु है वो एक समान चाल से चल रही है, तब ऐसा ग्राफ आपको मिले। अच्छा, दूसरा टाइप का ग्राफ क्या होता है? जहां पर आपको ग्राफ में कर्व दिखने लगे। ठीक है, ये इस तरह से कैसा भी कर्व दिखे, मतलब स्ट्रेट लाइन ना रहे, कर्व दिखे, तो वहां पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है, यानी कि असमान चाल हो जाती है। ओके भाई, तो ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। एक समान चाल और असमान चाल आपको इस ग्राफ से देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपके कुछ और ग्राफ बनते हैं। जैसे अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया जा रहा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन आपको बिल्कुल पकड़ा दिया जाए और कहा जाए भाई बताओ इसको देख के क्या पहचान रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम चल रहा है, दूरी नहीं बदल रही। तो जब सिर्फ समय चलता है दूरी नहीं, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाती है? जीरो। ये जीरो स्पीड को शो कर रहा है, ये ग्राफ आपका जीरो स्पीड शो कर रहा है। इसके बाद ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? पहले आपका वेलोसिटी ओ से ए तक बढ़ा, स्पीड सॉरी वेलोसिटी नहीं, ओ से ए तक स्पीड पहले इंक्रीज हुआ, उसके बाद स्पीड जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट चला गया, है ना? तो स्पीड आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। तो पहले आपने मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, एक्सीलरेटर लिया, स्पीड बढ़ गई, फिर आपने ब्रेक लगा दी तो गाड़ी रुक गई। ये वो केस है। ठीक है, तो ये भी आपका वेरिएबल स्पीड को ही शो करता है। तो हमने चार इंपॉर्टेंट केस समझ लिए कि ग्राफ को देखकर कैसे पहचानेंगे। अब आइए एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछता है।
यहाँ पर मैं 4 ग्राफ बना रहा हूं, उनको देखकर आपको पहचानना है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। बताओ भाई, इन चारों में कौन सा ग्राफ है जो पॉसिबल नहीं है बनाना? चारों के चारों दूरी समय ग्राफ हैं, चारों ही दूरी समय ग्राफ हैं। सी, ओके। डी, फोर्थ नहीं पॉसिबल है, कुछ लोग कह रहे हैं सेकंड नहीं पॉसिबल है, कुछ कह रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ नहीं पॉसिबल है। काफी अलग अलग आंसर आ रहा है। ओके, चलो भाई देखते हैं करेक्ट आंसर। भैया चारों ही गलत हैं, यहाँ पे चारों ही ग्राफ गलत हैं, तभी कहते हैं थ्योरी अच्छे से पढ़ा करो। जब हम आपको दूरी पढ़ा रहे थे तो हमने आपको दूरी और विस्थापन में जब अंतर पढ़ाया था तो एक बात बताई थी। हमने कहा था दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, और अगर आप चल रहे हैं तो दूरी हमेशा एडिटिव होती है, जुड़ती जाती है। पहला ग्राफ देखो, पहले दूरी बढ़ रहा है फिर दूरी घट रहा है, क्या दूरी कभी घट सकता है? नहीं सर। यहाँ पर दूरी निगेटिव हो गया, हो ही नहीं सकता। यहाँ पर तो समय निगेटिव है, समय क्या निगेटिव हो सकता है? टाइम ट्रैवल चल रहा है, बिल्कुल नहीं, एवेंजर्स थोड़ी ना है हम जो टाइम में पीछे चले जाएंगे। और यहाँ पर भी क्या हो गया? निगेटिव, नहीं हो सकता। चारों ही ग्राफ गलत है, कोई भी सही नहीं है। तो दूरी समय ग्राफ में इस बात को ध्यान से देखिए कि आपको दूरी हमेशा पॉजिटिव लेनी है, यानी कि दूरी हमेशा बढ़ानी है। ऐसे, ऐसे, ऐसे कभी भी काम नहीं करनी है, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है, चढ़ गया। अब दूरी समय ग्राफ पहचान लोगे भाई? बताओ जल्दी से। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के पास। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी कि विस्थापन समय ग्राफ के बारे में। ठीक है, अरे सब यही खेल लोगे क्या? इतने एग्जाम्पल लोगे? अरे मेरे प्यारे भैया, अगर गाड़ी बैक गियर में चले जाए फ्रंट गियर में चले, दूरी हमेशा जुड़ेगी, वो विस्थापन होगा जो आप निगेटिव लोगे। तो जाए आप वापस आओ, जैसे आपको हमने बताया तो था, आप स्कूल जाते हो डेली, वापस आते नहीं हो घर, तो दूरी तो घटा देते हो क्या? दूरी तो डबल हो जाती है ना। स्कूल मान लो 2 किलोमीटर दूर है, सुबह गए शाम को वापस आ गए, दूरी होगी 4 किलोमीटर। विस्थापन 0 होता है, क्योंकि दूरी स्केलर है, हमेशा जुड़ेगी, कभी भी घटेगी नहीं। अच्छा, विस्थापन समय ग्राफ में आओ भाई। तो विस्थापन समय ग्राफ किसके बारे में बताएगा? सर जब हम विस्थापन समय में ग्राफ खींचते हैं तो वो बताता है वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी यानी कि वेग के बारे में बताता है। ओके, अब यहाँ पर भी वही खेला है। अब आप लोग बताएंगे, बताओ ये कैसा ग्राफ है? ये ग्राफ कैसे वेलोसिटी शो कर रहा है? जल्दी से बताइए। ये सेकंड वाला कैसे वेलोसिटी शो कर रहा है? थर्ड ग्राफ कैसे वेलोसिटी शो कर रहा है? और फोर्थ ग्राफ, तो बस सेम वही चीज है। पहला ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
यूनिफॉर्म मतलब एक समान वेग, एक समान वेग को शो कर रहा है भाई। ओके, दूसरा वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि असमान वेग। तीसरे वाले में वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो हो गई है, क्योंकि सिर्फ समय बढ़ रहा है। और चौथे में ओ से ए तक तो वेलोसिटी पहले बढ़ा है और उसके बाद ए के बाद वो क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो सेम वही चीजें हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी देखी, बस वो क्या बताता है, वेलोसिटी के बारे में बताता है, इतनी सी बात है। अच्छा, अब आ जाओ फिर इसमें भी पहचान दिखाओ। आपको फिर से हम 4 ग्राफ दे रहे हैं और पहचानिए कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। चारों ही डिस्प्लेसमेंट टाइम है, ध्यान दीजिएगा इस बात। चारों ही विस्थापन समय ग्राफ है। अब जरा ग्राफ को बनाते हैं। अब बताओ भाई, कौन सा ग्राफ इसमें से पॉसिबल नहीं है? विच ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? थर्ड ग्राफ नहीं है, फोर्थ नहीं है, 1 3 4 नहीं है, 1 एंड 2 नहीं है। काफी वेरिएबल आंसर आ रहा है। ओके भाई देखो, थर्ड तो नहीं है, सबको दिखना चाहिए, क्योंकि थर्ड में समय निगेटिव हो गया है और समय निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब थर्ड हटा दो, ये पॉसिबल नहीं है। अब आ जाओ बाकी के तीनों पर। भैया फर्स्ट को देखो, फर्स्ट पॉसिबल है, कितने लोगों को लग रहा है, कितने लोगों को लग रहा है फर्स्ट इज पॉसिबल? हिमांशु, विवेक, अर्जुन, 3 लोगों को लग रहा है, रमन, अनुज। फर्स्ट पॉसिबल है बिल्कुल। ओके, फर्स्ट पॉसिबल है भैया, बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉसिबल है, इतने लोगों को लग रहा है, विवेक, हिमांशु, अनुज, अर्जुन, मयंक, सत्यम। बिल्कुल सही, सेकंड भी पॉसिबल है। हाँ भाई, फोर्थ कितने लोगों को लग रहा है पॉसिबल है? फोर्थ फोर्थ फोर्थ, हिमांशु, विवेक, रमन। फोर्थ आपका बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल सही। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, क्योंकि विस्थापन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तीनों ग्राफ में विस्थापन पॉजिटिव, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, जीरो भी है, सब कुछ है, हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन में यही अंतर है, इसीलिए ग्राफ भी थोड़ा सा अलग बनता है। बस ठीक है, ये हो गया विस्थापन समय ग्राफ, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो एनडीए ने पूछा था वो देख लो। क्वेश्चन क्या है? ये दूरी है, ये समय, दूरी समय ग्राफ खींचा गया, 3 स्लोप बनाए गए, बी ए, बी बी, बी सी। ठीक है, तीनों अपना इस तरह से बने हुए थे। अब आपको बताना है कि वी ए, बी बी
और वीसी में क्या रिलेशन बनेगा? हाँ भाई, आपके पास 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आप लोग चूज करेंगे। तीनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर ग्रेटर देन, या फिर लेस देन, या फिर ये। बताओ भाई, ग्राफ को देखिए, रिलेशन ढूंढिए। वी ए वी बी वी सी, समय ये दिया हुआ है। कुछ लोग सेकंड रिलेशन बना रहे हैं। ओके, सेकंड वाले आंसर जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। वी ए इज ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी। देखो भैया, कॉमन सेंस लगाया करो। वी ए ने देखो इतनी सारी दूरी तय कर ली है और सबसे कम समय में तय करी है। वीबी ने इसे कम दूरी तय करी है और समय ज्यादा लिया है। और वीसी ने सबसे ज्यादा दूरी तय करी है, सॉरी, सबसे कम दूरी तय करी है और समय सबसे ज्यादा लिया। तो जो सबसे ज्यादा समय में सबसे कम चला है तो उसी का स्पीड तो सबसे कम होगा। तो वीसी सबसे छोटा, वीबी उससे बड़ा, और वीए उससे बड़ा। स्लो देखा करो, एंगल देखा करो, जितना ज्यादा वो ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने उल्टा कर दिया ग्राफ, इसीलिए टाइम ऊपर है। जनरली क्या होता है, दूरी ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पर टाइम हमने ऊपर दे दिया, इसलिए स्लोप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि टाइम किसको ज्यादा लग रहा है। जिसको ज्यादा समय लग रहा है और दूरी कम तय कर रहा है, मतलब उसकी चाल कम है। जिसने कम समय में ज्यादा दूरी तय कर ली, उसकी चाल ज्यादा है। ये आपके एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। बस आपको इतना हलवा क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, आप सॉल्व कर लोगे आराम से, है ना भाई? कर लोगे अब? ओके, अब आ जाओ भाई। अब एक लास्ट ग्राफ आपको और पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बस देखो भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दो चीजें देता है। कैसे, ध्यान से देखना। जब कभी भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व बनाते हैं, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ कर्व के साथ खेलते हैं इस टाइप से। तो जब हम सिर्फ कर्व को या स्लोप को रीड करते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, स्लोप को रीड करते हैं, तो भाई स्लोप को रीड करने पे वेलोसिटी अपॉन टाइम बनता है। और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन। तो जब आप स्लोप रीड करते हो तो ये एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। लेकिन इसी सेम ग्राफ में आप एक छोटा सा चेंज ले आओ। क्या कर दो? आप एरिया अंडर द कर्व निकाल दो। एरिया अंडर द कर्व क्या निकाल दो भाई? एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई में है वेलोसिटी, चौड़ाई में है समय। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेग गुणे समय क्या देता है? विस्थापन देता है, मींस डिस्प्लेसमेंट। तो जब कभी भी स्लोप पढ़ना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वो त्वरण देगा। लेकिन एरिया अंडर द कर्व पढ़ने लगोगे तो फिर वो विस्थापन बताएगा। ये बात अच्छे से याद रखेगा। ओके, स्लोप तो देखकर पहचान ही लोगे भाई कि स्लोप जो पीछे बढ़ाते आए वही यहाँ भी बनेंगे। जल्दी से आप लोग आंसर दे देना हमें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा स्लोप बना है तो क्या मतलब है इसका? सेकंड वाले का क्या मतलब है? थर्ड, फोर्थ। तो भाई फर्स्ट वाले में जाओगे सबसे पहले, क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है सर, ए एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, नियत त्वरण के साथ वो चल रहा है। मतलब आपने एक्सेलेटर जितना ले लिया, बस उतने में ही आपने उसको रखा हुआ, एक्सेलेटर कांस्टेंट वैल्यू के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है,
यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन लगातार बदल रहा है। जैसे आपकी गाड़ी का एक्सेलरेटर है, आप स्पीड कभी बढ़ाते हो कभी घटाते हो, ये सब काम करते हो। अच्छा, वेलोसिटी के साथ यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन जीरो। क्यों? क्योंकि एक समान वेग से चल रहा है। कैसे चल रहा है, एक समान वेग से चल रहा है, और यहाँ पर भी वेरिएबल है। ओके, बस इतना सा आप देखेंगे, आराम से पहचान लेंगे। ओके भाई। अच्छा, कर्व अब कब सही बनते हैं कब गलत बनते हैं वो भी आप पहचान लोगे। मान लो ये हमने बनाया, ये ग्राफ पॉसिबल है, जल्दी से बताओ भाई। बिल्कुल सही, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी समय के साथ घटता है, तो उसे क्या कहते हैं, मंदन। ओके, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गई है, फिर बढ़ रही है। यहां से एक क्वेश्चन आपके एनडीए ने पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था भाई? एनडीए ने क्वेश्चन पूछा था कि ग्राफ दिया हुआ है ए बी सी डी ई, कहता बताओ इसमें से कौन सा स्लोप दिखा रहा है कि मंदन हो रहा है। बताइए भाई, कौन सा स्लोप ये दिखा रहा है कि मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो आप आंखें बंद करके बता सकते हो, सर ए बी ग्राफ शो कर रहा है मंदन को। फिर कहता है कौन सा स्लोप शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो बी सी जो है वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो है। सी डी क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। बस ऐसे आप पहचानना है, तो आप आसानी से इसको भी पहचान सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक्सेलरेशन का खेला। अब आ जाते हैं एरिया अंडर द कर्व। नेक्स्ट पार्ट है एरिया अंडर द कर्व। तो जब कभी भी आपको एरिया निकालने को कहा जाएगा तो समझ जाना कि वहां पर किसका बात हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ओके भाई, विस्थापन की बात हो रही। अब यहां से एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में आता है बढ़िया सा, वो समझ लो भाई बस। समय, वेग, ये दिया गया है। एरिया अंडर द कर्व है भाई। आपको बताना है विस्थापन कितना हो रहा है, ओ ए बी सी डी ई। यहाँ पर है 1 सेकेंड, यहाँ है 4 सेकेंड, और ये है आपका 6 सेकेंड, और ये आपका पीक पॉइंट है 10 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई विस्थापन निकाल के दिखाओ फटाफट। डिस्प्लेसमेंट ओ टू सी तक कितना विस्थापन हुआ है, ओ से सी तक जाने में। ओके, अनुज हिमांशु दो लोगों के आंसर आ गए। बाकी लोग जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, स्पीड में। सबसे पहले यहाँ पे फिगर पहचाना सीखो। फिगर पहचान लोगे अपने आप कर लोगे। पहला बन रहा है ट्राइंगल ओ ई ए, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। उसके बाद दूसरा आपका क्या बन रहा है भाई, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, ए बी ई टी।
उसके बाद लास्ट में फिर से आपका एक ट्रायंगल बन रहा है BCD, उसका एरिया निकाल लो। तीनों एरिया निकाल के क्या कर दो, जोड़ दो, बस आ गया आंसर। तो सबसे पहले ट्रायंगल OAE का एरिया निकालेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है 1, हाइट है 10, आंसर आ गया 5। ठीक है। फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ABED, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना है E से D तक, 1 से 4 यानी कि लेंथ है 3, और विड्थ कितना है 0 से 10 यानी कि 10, आंसर आ गया 30 मीटर। फिर लास्ट में ट्रायंगल BCD को निकालेंगे। तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, आंसर आया 10। तीनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया 45। ये हो गया आंसर भाई। तो 45 जितने लोगों ने चूज किया था वो सारे सही हैं, बाकी लोग भाई थोड़ा सा सही कर लो। तो ग्राफ को देखकर अब आपको अगर एरिया निकालना होगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ भाई, हाँ या ना। कर सकते हैं, चलो भाई एक करके दिखा दो और। ओके, ये है 1 2 4 6 10 20 25, ये रीडिंग दे रखी है। अब आपको निकालना है एरिया अंडर द कर्व। चलो भाई, 3 5, चलो हो जाओ, आंसर बताओ कितना आएगा। ये कर ले गए तो मतलब कैसा भी क्वेश्चन आए कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, 2 मिनट में करना है, स्पीड करिए। नाइन्टी 7.5, 51, 102.5, बहुत बढ़िया। बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं, जितने लोग उतने आंसर। चलो भाई देखते हैं, नेमिंग कर लिया करो ना सीधा, OABCDEF। ओके, यहाँ पे अपना देख लो। सबसे पहले देखो कितने सारे फिगर बन रहे हैं, फिगर काउंट कर लो बस खत्म। सबसे पहले तो ये ट्राइंगल बन रहा है, फिर यहाँ पर ये एक आपका रेक्टेंगल बन रहा है, फिर इसको तोड़ो, फिर एक ट्राइंगल बन रहा है, फिर यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, फिर यहाँ पर पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, फिर यहाँ एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है, फिर एक रेक्टेंगल, उसके बाद ये पूरा रेक्टेंगल। तो कई सारे फिगर बन रहा है। तो सबसे पहले और सबका एरिया एक साथ लिखते जाना है और कैलकुलेट कर जाते हैं। पहले फर्स्ट वाले ट्राइंगल का देखते हैं। ट्राइंगल का एरिया निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है 1, हाइट है 10, तो आंसर एरिया आ गया 5। डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। दूसरे में रेक्टेंगल लगाएंगे, रेक्टेंगल बेस है 1, हाइट है 10, तो ये आ गया 10 प्लस
तीसरे में फिर से बेस है 1, हाइट है 10, इसमें ट्राइंगल है तो हाइट है 10, बेस है 1, तो आ गया 5 प्लस। फिर इस पूरे रेक्टेंगल में जाएंगे, बेस है 1, हाइट है 20, तो 20 प्लस इस पूरे रेक्टेंगल में जाएंगे तो बेस है 1, हाइट है 20, तो 20। फिर इस ट्रायंगल में जाएंगे तो बेस है 1, हाइट है 5, तो 5। यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगी पूरी 25 और 1 25। पॉइंट में तो नहीं आ रहा भाई आंसर। 15 10 25 30 50 70 फिर 90 100। लो भाई, यहाँ तो करेक्ट 100 आ गया। सब पॉइंट में निकाले बैठे हो, ऐसे कैसे आ रहा भाई? कौन सा ट्रायंगल का छूट गया? कोई ट्रायंगल छूट गया क्या भाई? पहला ट्रायंगल है, बेस 1 है। अच्छा, 1 और 5, अच्छा इसका 2.5 हो जाएगा। ओके ओके ओके, 2.5 हो जाएगा, 2.5 है ना। 2.5, 2.5 है ना, तो इसमें 2.5 कम कर दो, 97.5। ओके ठीक है, 97.5 वाले सही है। जो 102 67 ये वाले भैया थोड़ा सा कैलकुलेशन सही करो। 97.5 आपका आंसर है। तो इसको आप सिंपली इस तरह से कर सकते हैं, आपके सारे आंसर यहाँ से मैच कर जाएंगे। तो अभी सीख गए भाई, अभी तो कोई समस्या नहीं है। जो लोग 110 120 निकाले हैं वो सही कर ले भाई। ओके चलो आगे बढ़े। ये आपका हो गया कंप्लीट। ग्राफ में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना पढ़ लो सफिशिएंट है। अब आ जाओ कुछ क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आए हुए हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ओके ये क्वेश्चन जैसे आपके पेपर में पूछा गया था, देखो लाइट ईयर मैंने कहा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आंसर बताओ भाई जल्दी से। विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज ओनली द राइट आंसर, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइट ईयर सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस मेजर करता है और कुछ नहीं करता। सेकंड, ये मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपके साथ सॉल्व करवा रहे हैं। आप देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल रहता है, बाकी हाई कुछ पूछा जाता है। यहाँ पे फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का ये स्टेटमेंट कब सही होता है? ओके, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट हमेशा सही है, किसी भी कंडीशन पर ये फॉलो नहीं करता। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। ये देखो, ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था, आंसर बता दो भाई। यही क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछ लिया गया था पेपर में। हाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फर्स्ट मत लगाओ, यहाँ पे देखो समय ऊपर दिया गया है, विस्थापन इधर दिया गया है, यही तो देखना होता है। पता चला आप झोंके में गए और इधर लगाया है और दिया गया है अलग, परेशान हो जाओगे फिर, है ना। इसलिए टी उधर है, एक्स इधर है, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन, डाइन जो कि फोर्स का एसआई यूनिट नहीं सीजीएस यूनिट होता है, तो वो डाइन में कितने सेंटीमीटर किलोग्राम या ग्राम इस तरह से रिलेशन बनता है?
अरे भैया ध्यान से पढ़ो, 10⁻⁻5। देखो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 10⁵ डाइन होते हैं। हमसे पूछा है कि एक डाइन में कितने होते हैं, तो 10⁵ को उधर भेजोगे तो 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही है, सी नहीं। जो लोग सी और ए के साथ जा रहे हैं वो थोड़ा आंखें खोलें, ऐसे गलत कराओगे आता हुआ क्वेश्चन। पढ़े लिखे सब है लेकिन वही है, कंसंट्रेशन ही बैठ रहा। एनडीए इसमें तो घुमा देता है। ये लो भाई, फिर से बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए, और ये सब पिछले 3 सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे बता दो भाई, वीटी ग्राफ है, एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा है। देखो वही है ना, सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं, एक दो लोग फिर गलती कर रहे हैं। पहले एक्सेलरेटेड पूछा गया है, तो एक्सेलरेटेड का मतलब सी डी पहले आएगा। ओके, डी ऑप्शन वाले लोग ध्यान से देखो, सी डी पहले आएगा और ए बी बाद में आएगा। ओके, क्योंकि पहले एक्सेलरेटेड पूछा गया है। सी ज्यादातर लोग आंसर कर रहे हैं, लेकिन एक दो लोग जो गलत कर रहे हैं वो सही कर ले भाई। अगला क्वेश्चन, जब कभी भी शून्योत्तर नियत वेग से चल रहा है तो आपको बताना है कि किस चीज पर एक्सेलरेशन जो है हो रहा है कांस्टेंट, तो किस चीज पर डिस्टेंस कवर करती है। अगर एक्सेलरेशन लगातार हो रहा है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। अगर हमें अपनी इनिशियल वेलोसिटी ही नहीं पता होगी तो हम एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कैसे बढ़ा पाएंगे। समझे भाई, ये दिमाग यहीं लगाना था कि डिस्टेंस पता लगाने के लिए पहले इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फिर हम जाकर कहीं उसको पता लगा सकते हैं कितने एक्सेलरेशन से वो बढ़ रहा है। ओके, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्योंकि हमने कहा कि आप किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़ रहे हो, आप कुछ दूरी कवर कर रहे हो, तो वो दूरी कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर वो दूरी निकालने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला नहीं पढ़ा है क्या आपने, S = ut+12 a t²। ए कांस्टेंट है, टी आपको दे दिया जाए तो दूरी निकालने के लिए यू का होना बहुत जरूरी है। बिना यू के आप एस नहीं निकाल सकते, इसीलिए यहाँ पर यू का होना मस्ट है। इनिशियल वेलोसिटी पर निर्भर करता है। चढ़ा, बताओ भाई, चढ़ा कि नहीं चढ़ा। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बकवास क्वेश्चन है ये, हम करा चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं भाई, बहुत बेकार सा क्वेश्चन है ये। कुछ लोग सी कर रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं। एक कार बैंगलोर से चलती है। अरे मेरे प्यारे भैया, मान लो यहाँ बैंगलोर है, बैंगलोर से चलती दक्षिण दिशा की ओर सीधी रेखा में 50 किलोमीटर चलती है और तुरंत मुड़कर वापस बैंगलोर आ जाती है। पूरे चक्कर में 2 घंटे का समय लगता है।
तो बताओ औसत वेग कितना। अरे यार वेग निकालना है, वेग का मतलब क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन 0 है मतलब वेग 0। क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना था, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था, वेग पूछा था, विस्थापन 0 है, वेग 0 है, खत्म हो गया आंसर। कुछ लोग 50 निकाले, कुछ लोग 25। ऐसे नहीं होता भैया, ध्यान से पढ़ो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बताना है। गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, ध्यान से पढ़ो। गलत स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी। क्यों भाई? क्योंकि उसकी चाल अगर बदल जाएगी तो वेग नहीं बदल जाएगा। कांस्टेंट वेग होने के लिए चाल का तो नियत होना जरूरी है, खुद सोचो। एक सीधी रेखा में चलेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक समान वेग भी रहेगा जब दिशा ना बदले, और दिशा बदल दोगे तो वेग एक समान रह ही नहीं सकता। तो वेग दिशा और चाल दोनों पर डिपेंड है, तो चाल भी कांस्टेंट करो, दिशा भी कांस्टेंट करो, तब कहीं जाके वेग कांस्टेंट होता है। इसलिए गलत स्टेटमेंट बी हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। काइनेमेटिक्स आपका कंप्लीट है, इसको तैयार करिएगा। कहीं कोई डाउट लगे तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चन होमवर्क हैं जो आप घर पे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पढ़ाएंगे आपको एनएलएम का पार्ट। ओके, चलिए भाई, धन्यवाद फॉर वॉचिंग द क्लास। प्रैक्टिस जरूर कर लेना ध्यान से।